नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। मित्रों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें। मैंने देखा है कि देखते तो बहुत लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नई नई वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहे। फ़िलहाल आज की जो चर्चा का विषय है वो है कार्ल मार्क्स के सिद्धांत और यूरोप के ऊपर उनका प्रभाव। मित्रों, आधुनिक समाजवादी विचारकों में कार्ल मार्क्स का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। यद्यपि समाजवाद की परंपरा कोई नई नहीं थी, समाजवाद की परंपरा काफ़ी प्राचीन थी। प्लेटो, टॉमस मूर, टॉमस हाजस्किन, आप विलियम थॉम्सन, रॉबर्ट ओवेन, फेवियर, सेंट साइमन आदि अनेक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आदर्श राज्य की कल्पना की है जिसमें कि आर्थिक रूप से सभी समान हैं। किंतु वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता हम कार्ल मार्क्स को मान सकते हैं। जहाँ तक प्रारंभिक समाजवादियों की बात है मित्रों, तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि समाजवाद आखिर में है क्या। तो समाजवाद का प्रारंभ पूंजीवाद की बुराइयों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ और अपने आर्थिक उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए पूंजीपति वर्ग ने सरकार पर अपना कह लीजिए कि प्रभुत्व स्थापित कर लिया था बहुत सारे देशों में, और पूंजीपतियों के स्वार्थ के कारण मजदूरों की दशा निरंतर बिगड़ रही थी। पहले घरेलू पद्धति में उत्पादन होता था, तो घरेलू पद्धति में काम करने वाले मजदूरों ने मशीनों को अपना दुश्मन समझा। जब फैक्ट्री पद्धति आई तो और उन्होंने मशीनों को तोड़ना फोड़ना शुरू किया। किंतु मशीनों के मालिकों ने 1812 ईस्वी में इंग्लैंड की सरकार से एक कानून पास कराया कि मशीन को तोड़ने वाले को मौत की सज़ा मिले। अतः अब मजदूरों ने अपनी मुक्ति हेतु संगठनों का निर्माण किया और उनके माध्यम से, उनके जरिए वो पार्लियामेंट में अपनी शिकायतें रखने लगे। परिणामतः कुछ फैक्ट्री एक्ट बने, फैक्ट्री अधिनियम बने और मजदूरों को थोड़ी बहुत राहत मिली। किंतु सरकार द्वारा नियुक्त फैक्ट्री इंस्पेक्टर पूंजीपतियों का पक्षपात करते थे। अतएव मजदूरों ने ट्रेड यूनियन इत्यादि बनाकर अपने आप को संगठित करने का प्रयास किया। तो इस हालत में मजदूरों की दुर्दशा पर कुछ विचारकों का ध्यान गया और वे समाजवाद के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने लगे। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में समाजवादी विचारधारा इंग्लैंड तथा फ्रांस में कुछ उदार मना दयाल व्यक्तियों तक ही सीमित रही और वे बहुत अधिक सफल न हो सके। अब जैसे रॉबर्ट ओवेन नामक एक उद्योगपति ने अपने कारखानों में मजदूरों की आदर्श सहकारी संस्थाएं स्थापित की और उनके रहन सहन, आमोद प्रमोद, उनके उचित वेतन, उनके बालकों की शिक्षा आदि की व्यवस्थाएं की। उसके कारखाने में जो मजदूर काम करते थे वो बहुत संतुष्ट थे और अधिक उत्पादन करते थे। तो वह मालिक तथा मजदूरों के बीच विभाजन का समर्थक था तथा सहकारिता के सिद्धांत पर उद्योग और समाज का संगठन करना चाहता था ओवेन। फ्रांस में उसी समय सेंट साइमन और फाउरिये भी इसी प्रकार की योजनाओं का समर्थन कर रहे थे। सेंट साइमन वैज्ञानिकों द्वारा तथा इंजीनियरों द्वारा संचालित सहकारी राज्य का समर्थक था। फाउरिये समाज को सहकारी समुदायों में संगठित करना चाहता था, परंतु इन सभी लोगों की योजनाएं व्यावहारिक कम और काल्पनिक अधिक थी। फ्रांस में लुई ब्लां ने सर्वप्रथम व्यावहारिक योजना प्रस्तुत की। उसने वैयक्तिक स्वतंत्रता का विरोध किया और मजदूर के काम के अधिकार की मांग की और उस अधिकार की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय कारखानों की मांग की। तो फ्रांस में 1848 की
क्रांति के बाद इस प्रकार के कारखानों की स्थापना हुई। तो फ्रांस के ये लेखक आधुनिक समाजवाद के अग्रदूत थे और 1848 ईस्वी तक उन्होंने सभी प्रकार के समाजवादी मिसाल जो है वो संसार के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। उन्होंने तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के दोषों का उद्घाटन किया, मजदूरों के संगठन, काम का अधिकार, व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति का शोषण, मजदूरों के अधिनायक तंत्र आदि समाजवादी सूत्रों का उन्होंने प्रचार किया। तो साम्यवाद शब्द तथा उसका प्रतीक लाल झंडा भी फ्रांस की ही देन है। इंग्लैंड में व्यवहारिक बातों पर अधिक जोर रहा। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ जो 1834 से 1884 तक चला और जिसका उद्देश्य मजदूरों के लिए पार्लियामेंट संबंधी अधिकार प्राप्त करना था। तो इस प्रकार समाजवाद के इन अग्रदूतों का महत्व इस बात में था कि उन्होंने फ्रांस तथा इंग्लैंड में वैयक्तिक स्वतंत्रता तथा राज्य के हस्तक्षेप की अवांछनीयता के सिद्धांतों के कारण जो परवशता एवं असहायता की भावना मजदूरों में व्याप्त हो जाती थी, उसका मुकाबला करने के लिए इन्होंने उसे प्रेरणा प्रदान की। मित्रों, हाँ, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता हम कार्ल मार्क्स को ही मान सकते हैं। प्रारंभिक समाजवादियों के उद्देश्य तो बिल्कुल स्पष्ट थे, किंतु उनकी विधियों में व्यावहारिकता का अभाव था। अभी ऊपर हमने जिन समाजवादियों की चर्चा की उनमें व्यावहारिकता का अभाव देखा जा सकता है। मार्क्स ने इस दोष को दूर करके उन्हें व्यवहार योग्य बनाया। 1818 ईस्वी में ट्रियर, जर्मनी में एक स्थान है, तो ट्रियर नामक स्थान में जन्मे मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय से प्राचीन यूनानी दर्शन में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। वह हीगल की विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। मार्क्स ने अपनी शिक्षा समाप्त करने के उपरांत अपने समय के क्रांतिकारी आंदोलनों में हिस्सा लेना प्रारंभ किया और 1882 ईस्वी में एक अखबार का संपादन भी प्रारंभ किया, किंतु उसके अखबार पर प्रशा की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। 1843 ईस्वी में वह पेरिस पहुंचा एवं उसकी मुलाकात एंगल्स से हुई, जो कि जीवन भर उसका परम मित्र बना रहा। एंगल्स के साथ रहकर उसने मजदूरों की दशा का बड़े निकट से अध्ययन किया और 1844 में श्रमिकों की दशा पर उसने एक पुस्तक भी लिखी। 1845 ईस्वी में फ्रांस से निष्कासित कर दिया गया उसे और वो ब्रुसेल्स चला गया। वहाँ पर उसने कम्युनिस्ट लीग दल के लिए 1847 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की, जो कि आधुनिक साम्यवाद के जन्म की घोषणा थी, ऐसा आप मान सकते हैं। तो इसमें उसने बतलाया कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कि इतिहास जो है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है, धनी गरीबों को सताते रहते हैं। उसने संसार भर के मजदूरों को से ये अपील की कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें पूंजीवाद का नाश करना है, तुम्हारे पास खोने के लिए अभावों एवं कष्टों के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इस घोषणा पत्र के प्रकाशन के उपरांत वह जर्मनी चला गया कार्ल मार्क्स एवं एक अखबार का संपादन करने लगा, किंतु बाद में वह लंदन चला गया 1848 ईस्वी में और उसकी बाकी ज़िंदगी वहीं गुजरी। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि मार्क्सवाद एक ऐसा सिद्धांत था जिसमें मानव समाज के दुखों, कष्टों, मानव समाज के दर्द को इतिहास के माध्यम से समझने का प्रयास किया जाता है और इन सब के कारणों के रूप में वर्ग संघर्ष को देखा जाता है या विभिन्न प्रकार की शक्तियों में आपसी संघर्ष को देखा जाता है। कार्ल मार्क्स ने 1848 के बाद जब वो लंदन चला गया तो इन्हीं दिनों उसने अपने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ दास कैपिटल की रचना की, जिसके द्वारा एक नवीन विचारधारा प्रवाहित हुई। मार्क्स के सिद्धांतों को हम उसके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष,
मूल्य का श्रम सिद्धांत आदि के, थियरीज ऑफ सरप्लस वैल्यू जिसे कहते हैं, आदि के परिप्रेक्ष्य में हम समझ सकते हैं। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रतिपादन किया। जैसा हमने अभी पहले भी कहा था कि मार्क्स जो है हीगल के विचारों से अत्यधिक प्रभावित था, जिस प्रकार से हीगल ये कहता था कि थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, अर्थात वाद, प्रतिवाद और संवाद, उसी प्रकार से मार्क्स का कहना था कि क्रिया के बाद प्रतिक्रिया, उसके बाद संतुलन स्थापित होता है। क्रिया यानी एक्शन, पहले एक्शन होता है, फिर उसका रिएक्शन होता है, उसकी प्रतिक्रिया होती है और उसके बाद फिर सिंथेसिस होता है या संतुलन स्थापित होता है। तो मित्रों, मार्क्स ने पूंजीवादी समाज का विस्तृत विवेचन किया और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर उसने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि पूंजीवादी समाज का विनाश तथा निकट भविष्य में समाजवादी क्रांति की सफलता निश्चित है। मित्रों, मार्क्स का मौलिक सिद्धांत इतिहास की आर्थिक व्याख्या है। उसका कहना है कि मानव की मूल प्रकृति आर्थिक है और इतिहास का क्रम सदैव आर्थिक समस्याओं द्वारा निर्धारित होता है। उसके अनुसार इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य विभिन्न वर्गों का पारस्परिक संघर्ष, इनकी उत्पत्ति सदैव उत्पादन एवं विनिमय के तरीकों अर्थात अपने समय की आर्थिक परिस्थितियों से होती है। जहाँ तक तो मार्क्स का विचार था कि ऐतिहासिक प्रक्रिया में प्राचीन समाज का आधार दासता, सामंतवादी समाज का आधार भूमि तथा मध्यवर्गीय समाज का आधार नकद पूंजी है। यही इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है। इस ऐतिहासिक प्रक्रिया में हीगल के द्वंद्वात्मक या द्वंद्वात्मवाद कह लें हम का प्रयोग करके मार्क्स ने समाजवाद की अनिवार्यता प्रदर्शित की कि समाजवाद क्यों अनिवार्य है। हीगल का द्वंद्वात्मवाद या ड्युअलिज्म विचार से जुड़ा हुआ था, किंतु मार्क्स ने उसे भौतिक परिस्थितियों से जोड़ा। इस सिद्धांत के आधार पर मार्क्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि सामंतीय जमींदारों के कृषक वर्ग का नगरीय मध्यवर्ग ने विनाश किया। तो इस संघर्ष से औद्योगिक पूंजीवाद की उत्पत्ति हुई। इस पूंजीवाद में भी विनाश के बीज निहित हैं, क्योंकि साहूकारों एवं उद्योगपतियों के पूंजीवादी समाज को श्रमिक धीरे धीरे समाप्त कर देंगे और अंत में इस पर वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन सामाजिक व्यवस्था की स्थापना होगी। दास कैपिटल में मार्क्स ने मूल्य के श्रम सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है। मार्क्स के अनुसार धन का उत्पादन श्रम के द्वारा होता है एवं मूल्य का निर्धारण श्रम के द्वारा किया जाता है। अतएव श्रम द्वारा अर्जित धन के वास्तविक अधिकारी श्रमिक एवं मजदूर हैं, किंतु मजदूरों एवं कारीगरों को उनके श्रम के अनुरूप मजदूरी कभी मिलती ही नहीं है और पूंजीपति या कैपिटलिस्ट जो है वो उनकी इस मजबूरी का लाभ उठा करके, उनकी इस विवशता का लाभ उठा करके उनकी परिश्रम की कमाई, उनकी गाढ़ी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा हड़प लेते हैं। अतएव मार्क्स का कहना था कि आज जितना धन पूंजीपतियों के पास है उस पर वास्तविक अधिकार मजदूरों का होना चाहिए, क्योंकि उस पूंजी को कमाने में मजदूरों का पसीना लगा है, मजदूरों का परिश्रम लगा है। मार्क्स ने स्पष्ट रूप से यह घोषणा की कि मार्क्सवाद के अनुयायी विद्रोह एवं क्रांति करें, यानी कि वो विद्रोह और क्रांति का समर्थक था कार्ल मार्क्स, और प्रचलित शासन व्यवस्था को उलट देने के पक्ष में था तथा सामाजिक व्यवस्था को आमूल नष्ट कर देने के पक्ष में था। उसका ये कहना था कि जो भी मार्क्सवाद में विश्वास रखते हैं, जो भी उसके अनुयायी हैं, उनको ये चाहिए कि वो विद्रोह करें, क्रांति करें और प्रचलित शासन व्यवस्था को समाप्त करें और सामाजिक व्यवस्था
में भी बदलाव ले आए, परिवर्तन ले आए। तो मार्क्स का कहना था कि शांतिपूर्ण ढंग से मजदूर वर्ग अपना राज्य कायम नहीं कर सकता, उसके लिए विद्रोह करना ही पड़ेगा। विद्रोह करके ही मजदूर सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व कायम कर सकते हैं और इस प्रकार वर्ग संघर्ष का अंत कर सकते हैं। मार्क्स के सिद्धांत का यूरोप पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। 1864 ईस्वी में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय श्रमजीवी संगठन की स्थापना हुई, जो कि फर्स्ट इंटरनेशनल के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। इसका आयोजन इंग्लैंड तथा फ्रांस के सर्वाधिक विकसित श्रमिकों ने किया था। इनके अलावा लंदन के निवासी अनेक राजनीतिक निर्वासितों जैसे कार्ल मार्क्स भी उनमें शामिल था, तथा हंगरी के लुई कौसिल, इटली के मेजनी और जर्मनी के लेस्ले के अनुयायियों ने भी इसमें भाग लिया था फर्स्ट इंटरनेशनल में। कार्ल मार्क्स ने इस इंटरनेशनल का उद्घाटन किया, उसने इसकी कार्रवाई का संचालन किया, उसने इस अवसर का फ़ायदा उठाते हुए उसके संगठन के नियमों के निर्माण में सहायता दी और साथ ही साथ इस संघ के माध्यम से कार्ल मार्क्स ने अपने समाजवादी विचारों और नीतियों के प्रसार का प्रयत्न किया। इंटरनेशनल का संगठनात्मक ढांचा राष्ट्रीय श्रमिक दलों के लिए एक आदर्श बन गया। प्रतिवर्ष इसका अधिवेशन होने लगा। इसमें सम्मिलित सभी व्यक्ति जो थे उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि उनका यह कर्तव्य होगा कि वह अपने लिए ही नहीं अपितु अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए एक नागरिक व्यक्तियों के लिए नागरिक अधिकारों की मांग करें, यानी कि अपने लिए जो नागरिक अधिकार हैं उसकी मांग करें सरकारों से। तो कुछ समय बाद कई कारणों से यह सम्मेलन असफल हो गया और जब आप कह सकते हैं कि बाकुनिन और उसके जो साथी थे वो इसमें सम्मिलित हो गए, तो योजना संबंधी कुछ विवाद उत्पन्न हो गया और आंतरिक मतभेद उत्पन्न हो गए, जिसके कारण कि अंत में अराजकतावादियों को निकाल दिया गया और ये 1873 ईस्वी के आसपास हुआ। तथापि कुछ लोग जो है वो मार्क्स का विरोध कर रहे थे और इस संगठन का अंत हो गया। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन समाजवादियों ने 1889 में स्थापित किया, 1889 में, किंतु यह भी असफल रहा। तीसरा संगठन फिर 1919 में रूसी लोगों ने स्थापित किया, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, रूस की जब क्रांति हुई उसके बाद, और जो कि वस्तुतः एक क्रांतिकारी संगठन था। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की असफलता से यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि मार्क्सवादी समाजवाद भी असफल हो गया था। मार्क्स ने कल्पना जगत से समाजवाद को इस पृथ्वी पर उतारा। उसने इसके तंत्र एवं तरीकों का बड़ा स्पष्ट रूप से विश्लेषण किया, उनकी व्याख्या की। प्रत्येक देश में समाजवादी दल बन गया। हम ये देखते हैं कि बहुत सारे देशों में, भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टियों की स्थापना हुई। चीन में आप देखते हैं आगे चल कर के एक साम्यवादी क्रांति हुई। यूरोप के बहुत सारे देशों में साम्यवादी दलों का उदय हुआ, समाजवादी दलों का उदय हुआ। तो प्रत्येक देश में हम इस तरह से देखते हैं कि समाजवादी दल बन गया। जर्मनी में समाजवादी दल विशेष रूप से शक्ति संपन्न हो गया। वहाँ दो दल थे, जनरल जर्मन वर्कर्स यूनियन, जिसकी स्थापना फर्डिनेंड लेसल ने की थी, तथा दूसरा दल था जो है जर्मनी का, वो था सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, जिसकी स्थापना विल्हेम लीबनेक तथा ऑगस्ट बेबल ने की थी। तो यह आंदोलन इतना अधिक प्रबल हो गया कि बिस्मार्क जैसे निरंकुश शासक को भी इस आंदोलन के सम्मुख झुकना पड़ा था, तथा उसने रेलवे का राष्ट्रीयकरण, बुढ़ापे के लिए पेंशन और मजदूरों के लिए जीवन बीमा इत्यादि का प्रबंध किया प्रशासनिक सुधार करके। इंग्लैंड में समाजवादी दल का नाम फेबियन सोसाइटी, सोशल डेमोक्रेटिक फेडरेशन तथा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी आदि के रूप में देखा जा सकता है, और इनके माध्यम से जो है वहाँ पर समाजवादी
विचारधारा का प्रसार हो रहा था इंग्लैंड में। तो दास कैपिटल के प्रकाशित होने के 23 वर्ष बाद ही रूस में साम्यवादी क्रांति हो गई, जिसकी सफलता ने दुनिया के सामने ये स्पष्ट कर दिया कि मार्क्स केवल एक कोरा सिद्धांतवादी ही नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी प्रगतिशील विचारधारा का जन्मदाता था जिसको व्यावहारिक क्षेत्र में भी कार्यान्वित किया जा सकता था, जो कि रूस ने कार्यान्वित करके दिखाया। आज मार्क्स के सिद्धांतों को मानने वाले संसार में बहुत सारे लोग हो गए हैं। प्रथम महायुद्ध के पहले 40 वर्षों में हम देखते हैं कि मजदूर आंदोलन जो थे वो बहुत तेज़ी से विभिन्न देशों में प्रारंभ हो गए। प्रत्येक देश में, जैसे हमने अभी ऊपर कहा कि समाजवादी दलों की स्थापना हो चुकी थी और प्रत्येक राजनीतिज्ञ को समाजवाद से संतुष्ट होना पड़ा था। हर एक सभ्य राज्य में फैक्ट्री कानून बने। भारत में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे फैक्ट्री एक्ट्स आए और काम के घंटे नियत किए गए, मजदूरों को सुविधाएं दी गई और उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की गई, उनके रहने की व्यवस्था की गई, उनके इलाज वगैरह की व्यवस्था की गई। काम करते समय अगर उनकी मृत्यु होती है तो उसके लिए भी जो है उनको कुछ मुआवजा वगैरह देने की व्यवस्था की गई। तो इस तरह से ये सब जो है ये मार्क्सवाद का ही प्रभाव था कि जो कि फैक्ट्री एक्ट्स बने विभिन्न देशों में और उनके माध्यम से मजदूरों के लिए काम किया गया। यहाँ एक बात उल्लेखनीय है, वो बात ये उल्लेखनीय है कि समाजवाद का विकास प्रत्येक देश में एक समान नहीं था। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार समाजवाद को विविधता प्राप्त हुई और समाजवाद का असर जो है वो बहुत सारे देशों पे पड़ा। हम देखते हैं भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो रूस गए थे, वो समाजवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। कांग्रेस में भी एक धड़ा हमारे यहाँ बना था जिसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहा जाता था। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी जो थे उनकी बहुत सारी ट्रेड यूनियंस वगैरह हैं और आज भी कुछ भारत के राज्यों में कम्युनिस्टों का प्रभाव है। चीन जो है वो आज भी कम्युनिस्ट शासन है वहाँ पे। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम ये देखते हैं कि दुनिया में जो है जगह जगह समाजवादी दल बन गए थे। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम ये देखते हैं कि एक शीत युद्ध का दौर प्रारंभ हुआ, जिसमें बहुत सारे देश जो थे वो जो पूंजीवादी देश थे वो एक तरफ हो गए थे, उसी तरह से जो समाजवाद में विश्वास रखने वाले देश थे वो एक तरफ हो गए थे। तो ये शीत युद्ध काफ़ी लंबा चला। ये एक तरह का जो है ये आर्थिक युद्ध था, ये गोला बारूद से लड़ जाने वाला युद्ध नहीं था, ये एक तरह का वैचारिक युद्ध था। इस पर हम शीत युद्ध पे कभी अलग से वीडियो बना करके आपको उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज भी मित्रों पृथ्वी के अनेक भागों पर मार्क्सवादी सिद्धांत के आधार पर या उससे प्रेरणा लेते हुए समाजवादी सिद्धांतों को अपने संविधान में समाहित करते हुए शासन चलाया जा रहा है। और जो शासन की बागडोर है, हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरी तरह से सर्वहारा वर्ग के हाथ में है, लेकिन फिर भी बहुत सारे देश जो है जो समाजवादी सिद्धांतों को मानते हैं उनका ये दावा है कि वहाँ पे मानव के द्वारा मानव का शोषण जो है वो बंद कर दिया गया है। अब यह दावा कितना सत्य है कितना नहीं यह कहना कठिन है। तो मार्क्स के सिद्धांतों ने साम्यवाद और पूंजीवाद के मध्य एक निरंतर चलने वाले संघर्ष को भी जन्म दिया है और आज भी ये संघर्ष जारी है। और थोड़ा सा अगर हम अलग हट के बातचीत करें तो हम ये देखते हैं कि मार्क्सवाद का जो विचार था, जो साम्यवादी विचारधारा है, वामपंथी विचारधारा थी, इसने केवल राजनीति को ही नहीं प्रभावित किया बल्कि साहित्य वगैरह को भी प्रभावित किया। दुनिया भर में बहुत सारा प्रगतिशील साहित्य लिखा गया। हमारे भारत में भी जो है वो बहुत सारे प्रगतिशील लेखकों ने अपनी पुस्तकें लिखी और उसमें उन्होंने दलित वर्गों, शोषित वर्गों, वंचित वर्गों, जो भी डिप्राइव्ड थे, जो
एक्सप्लॉइटेड लोग थे, जो शोषित लोग थे, उनके ऊपर उन्होंने जो है साहित्य रचा। इसी तरह से इतिहास में भी हम ये देखते हैं कि इतिहास में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया। इतिहास केवल राजा रानी की कहानी नहीं रह गई, बल्कि इतिहास में उन सभी वर्गों को धीरे धीरे सम्मिलित कर दिया गया जो एकदम मार्जिन पे खड़े थे, जो एकदम हाशिए पे खड़े थे, उनको सम्मिलित किया गया। और आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि ये सब इसी की उपज थी जो वामपंथी विचारधारा से इतिहास लिखा गया। और आर्थिक इतिहास पे, सामाजिक इतिहास पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, लोकल हिस्ट्री पे जोर दिया गया, स्थानीय समस्याओं पे जोर दिया गया। और साथ ही साथ जो है हम ये देखते हैं कि सबाल्टर्न शाखा जो आई, उसने भी समाज के जो निचले तबके थे उनके ऊपर काफ़ी कुछ अध्ययन किया। तो इस तरह से आज भी हम ये कह सकते हैं कि मार्क्सवादी विचारधारा जो है वो प्रत्येक देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विद्यमान है। और पूंजीवाद और साम्यवाद का ये संघर्ष जो है वो निरंतर जारी है। तो मित्रों, मैंने बहुत संक्षेप में आपको मार्क्सवाद और समाजवाद को समझाने का प्रयास किया कि समाजवाद क्या था और मार्क्सवादी समाजवाद क्या था, दोनों में फ़र्क क्या था, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत क्या थे और किस तरह से जो है कार्ल मार्क्स के सिद्धांत ने यूरोप को और साथ ही साथ जो है वो पूरे विश्व को ही प्रभावित किया। इस पर चर्चा की। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप कमेंट अवश्य करें। आपका सहयोग ही जो है हमारा उत्साह बढ़ाएगा, जिससे हम नए नए विषयों पे वीडियो लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।